हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं आपके लिए आधुनिक भारतीय इतिहास से एक काफ़ी रोचक विषय कृषि का वाणिज्यीकरण, जिसे हम कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी कहते हैं, ये विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो कृषि का वाणिज्यीकरण से तात्पर्य भारत में ब्रिटिशों के द्वारा जो कृषि का जो नया स्वरूप विकसित किया गया, वही कृषि का वाणिज्यीकरण कहलाया। इसमें क्या करते हैं कि नकदी फसल से तात्पर्य चाय, नील, अफीम, जूट, पटसन, इस तरह की चीज़ों की खेती के लिए ब्रिटिशों के द्वारा भारतीयों को बाध्य किया गया। और इसको बाध्य करने का मुख्य कारण यह था कि ये जो फसलें थी, इनको नगद बेच करके इनसे तुरंत नगद की प्राप्ति की जा सकती थी। और इसके विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे हम इसकी विस्तार से चर्चा करते हैं कि क्या है कृषि का वाणिज्यीकरण। जैसा कि आप देख रहे हैं, कृषि का वाणिज्यीकरण हमारा चैप्टर है। इसे हम अलग अलग पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, इसे हम देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, यह एक प्रकार का बलात् व्यवसायीकरण है जो व्यापारिक उद्देश्य हेतु नकदी फसल के उत्पादन के लिए किया जाता था। बलात् व्यवसायीकरण यानी ब्रिटिशों के द्वारा भारतीयों पर थोपा गया या बलपूर्वक कराया गया एक ऐसा कृषि था जो बेसिकली व्यापारिक उद्देश्य के लिए किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका दूसरा पॉइंट, इसके द्वारा भारतीय कृषि को विश्व कृषि वाले देशों से जोड़ दिया गया। स्वाभाविक है, जब विश्व मंडी में भारतीय कृषकों को जोड़ दिया गया और इनका जो सामना था वो उन्नत देशों के कृषकों से होने लगा। अब इसका फर्क क्या पड़ा कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार चढ़ाव एवं उत्पादन के पिछड़े तरीकों के कारण भारतीय कृषकों को इसका जबरदस्त नुकसान हुआ। दरअसल कारण क्या था, तो ब्रिटेन में जब औद्योगिक क्रांति के कारण उसे कच्चे माल एवं तैयार माल हेतु मंडी की आवश्यकता थी। जैसा आप सभी जानते हैं कि 1750 में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति संपन्न हो गई थी और इस औद्योगिक क्रांति के बाद उसे अपने माल को तैयार करने के लिए कच्चे मालों की आवश्यकता थी। साथ ही साथ उसे उन कच्चे मालों से जो वो प्रोडक्ट या उत्पादन तैयार करते थे, उन उत्पादन मालों को खपाने के लिए मंडी की आवश्यकता थी। और इसी औद्योगिक क्रांति के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई थी। तो भारत जो था वो ब्रिटेन का उपनिवेश होने के कारण उसका प्रमुख आपूर्तिकर्ता बना। अर्थात भारत से कच्चे माल को निर्यात किया जाता था ब्रिटेन, और वहां से तैयार माल को यहाँ आयात करके भारतीय मंडियों में इसको विस्तार पूर्वक बेचा जाता था। अगला पॉइंट है, ब्रिटिश पूंजी का निवेश कृषि में भी हुआ। ठीक है, और इसने नकदी फसलों जिसमें चाय, अफीम, नील आदि आती हैं, इसमें निवेश किया। ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ कि कृषकों को फसल के चुनाव एवं उत्पादन हेतु बाध्य किया जाने लगा। स्वाभाविक है कि ब्रिटिश पूंजी जो भारत में निवेश हुई और उसका एक अंश जो कृषि में निवेश करता है, उसका मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना था। और इस उद्देश्य के लिए उन्होंने नकदी फसलों का चुनाव किया, जिसमें चाय, आप देख सकते हैं, चाय, अफीम, नील, इस प्रकार के फसलों का उत्पादन के लिए उन्होंने बाध्य किया। अब इसका क्या प्रभाव पड़ता है कि इससे कृषकों की स्थिति जो थी बद से बदतर होती चली गई, और इस स्थिति का लाभ महाजनों, सूदखोरों और ऋणदाताओं ने कृषकों का जबरदस्त शोषण किया। कैसे किया? तो महाजन या सूदखोर या ऋणदाता जो थे वो कृषकों को उत्पादन हेतु ऋण मुहैया कराते थे, और जब वे ऋण की अदायगी नहीं कर पाते थे तो कृषकों के खड़ी फसल या तैयार फसल को वो नौने पौने दाम पे खरीद कर उसे मंडी में जाकर अच्छे दाम पर बेचकर वे भी कृषकों का शोषण कर रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि व्यवसायीकरण ने विशिष्टीकरण को भी प्रोत्साहन दिया। विशिष्टीकरण से तात्पर्य है जैसे असम की चाय, बंगाल का जूट, महाराष्ट्र की कपास, इस तरह की चीज। कहने का तात्पर्य है कि वाणिज्यीकरण की वजह से विशेष स्थानों पर किसी विशेष फसलों का चुनाव करके उसका ही कृषि की जाती थी। जैसे कि असम
कि जो भौगोलिक दशा है और उसकी मिट्टी है, जो पहाड़ी ढाल है, वो चाय के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। उसी प्रकार बंगाल जूट की खेती के लिए काफी ज्यादा उपयुक्त है, और महाराष्ट्र के कपास जो है वो काफी ज्यादा अनुकूल दशाएं हैं वहां पे। इसलिए इस वाणिज्यीकरण ने कृषि के विशिष्टीकरण को भी प्रोत्साहन दिया। इससे क्या होता है, इससे किसानों में लाभ हेतु नकदी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन मिला, जबकि खाद्य फसलों की अवहेलना होने लगी। स्वाभाविक है कि अगर जिससे ज्यादा मुनाफा होगा कृषक उसी चीज का उत्पादन करेंगे। तब उन्होंने देखा कि नकदी फसलों के उत्पादन से उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल रहा है, इसलिए उन्होंने नकदी फसलों का चुनाव किया। और इस कारण से खाद्य फसलों, जो कि खाद्यान्न फसल जो होती हैं, जिनको अनाज वगैरह आते हैं, गेहूं चावल, इन सब फसलों की अवहेलना होने लगी, जिससे भारत जो है खाद्यान्न के मामले में लगातार पिछड़ता चला गया। और आजादी के समय आप सभी को मालूम होगा कि भारत जो था खाद्यान्न के मामले में भी आत्मनिर्भर नहीं था। उसे ब्रिटेन से गेहूं आदि आयात ये अमेरिका से उसे गेहूं वगैरह की आयात की आवश्यकता पड़ती थी। ठीक है, तो इस प्रकार की स्थिति हो गई क्योंकि ब्रिटिशों ने क्या किया कि खाद्य फसलों की अवहेलना की और नकदी फसलों को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि अब भारत में खाद्य फसलों का अभाव होने लगा। अब हम इसका निष्कर्ष देखेंगे तो निष्कर्ष सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि वाणिज्यीकरण ने भारतीयों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन बनाया। कैसे? क्योंकि ब्रिटेन जो था औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उसकी स्थितियां बदल गई थी। वहां पर उत्पादन के लिए उन्हें कच्चे माल की आवश्यकता थी, और उन कच्चे मालों की आपूर्ति के लिए भारत उनको सबसे सुरक्षित स्थान लगा, क्योंकि भारत में निरंतर भारत जो था वो ब्रिटेन का उपनिवेश था, और अपने उपनिवेश के अनुकूल वे अपने नियम कानून बनाते थे। इसलिए भारत से वे कच्चे माल और मजदूर ले जाकर के ब्रिटेन में उसका इस्तेमाल करते थे, और वहां से तैयार माल ला करके भारतीय बाजार और मंडियों में फैला देते थे, और पूर्ति का साधन तो बना। और साथ ही ब्रिटिशों ने कृषकों का भरपूर शोषण किया, और भारतीय कृषकों की दशा निरंतर बिगड़ती चली गई। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार कृषि का जो वाणिज्यीकरण था वो मूलतया कृषि के नकदी फसलों के उत्पादन के लिए प्रेरित था, और इन नकदी फसलों के कारण हम देख सकते हैं कि भारत में खाद्यान्न फसलों की अवहेलना की गई। इसमें कृषकों का जबरदस्त शोषण हुआ। ब्रिटिशों के द्वारा जो पूंजी का निवेश हुआ कृषि के क्षेत्र में, उसके माध्यम से कृषकों को बाध्य किया गया कि उनकी जरूरत के हिसाब से और उनकी आवश्यकता के हिसाब से खेती की जाए, जिससे कृषकों को लाभ की संभावना काफी क्षीण थी, क्योंकि इनके बीच में महाजन खोर, सूदखोर, ऋणदाता ये सब मौजूद थे, जो कृषकों की कुछ पैसे उधार देकर उनका जबरदस्त शोषण करने लगे, और कृषकों को चौतरफा हानि उठानी पड़ी, और उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती चली गई, क्योंकि उनका सामना जो था अंतरराष्ट्रीय बाजार से था, जहां की उत्पादन के साधन काफी नवीन थे और उन्नत, उनकी कृषि काफी उन्नत थी, सिंचाई के साधन उपलब्ध थे। जबकि इसके विपरीत भारत में कृषि के साधन काफी ज्यादा प्रतिकूल स्थिति में थे, उर्वरता काफी कम थी, उत्पादन के पिछड़ेपन थे, साथ ही साथ पूंजी का भी अभाव था, जिसकी वजह से वो इन सूदखोरों या महाजनों के चंगुल में फंस जाते थे। तो कुल मिलाकर कहें तो इस कृषि के वाणिज्यीकरण ने भारतीय कृषकों को दुर्दशा के भंवरजाल में ढकेल दिया, और कृषक जो थे लगातार दीनहीन होते चले गए। तो हमारे लिए आज का यह विषय यही समाप्त होता है। हम नए विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।